जा रहे हैं। बहुत ही गौरव की बात है कि हम सबके अग्रज, हम सबके संरक्षक, मार्गदर्शक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पदस्थ प्रोफेसर अनुपम जैन जी, जो कि अध्यक्ष हैं तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ के, संरक्षक हैं जिनवाणी संरक्षण एवं संवर्धन समिति के। इसके अलावा अनेक संस्थाओं के से आप जुड़े हुए हैं। आप तीर्थ वंदना के कुशल संपादन, अर्हत वचन जो शोध पत्रिका है उसके कुशल संपादन, अनेक पुरस्कार आपको प्राप्त हैं। आप आगम का मर्म जानते हैं और जिस तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने हम सबको जैन धर्म के बारे में जो भी ज्ञान दिया है, जो भी सिखाया है, उन सब की व्याख्या, उन सब की टीका, उन सब की गहराइयों में उतरकर प्रोफेसर अनुपम जैन भाई साहब के द्वारा जो हम लोगों ने सीखा है, उसी कड़ी में आज हमने उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करते हैं सर, स्वागत है आपका। हमारे बीच वक्ता के रूप में डॉक्टर विवेकानंद जैन जी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की में वरिष्ठ डिप्टी लाइब्रेरियन के पद पर कार्य करते हैं। जैन शोध के क्षेत्र में आपका बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी आपने जैन शोध पर अपने पेपर प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा का नाम आपने बहुत अच्छी पुस्तक भी जैन धर्म पर काशी पर लिखी है। इसके अलावा जैन पुस्तकालय शोध संस्थान हो, जैन संस्कृति संरक्षण हो, इस पर भी आपने संपादक के रूप में जैन संस्कृति के संवर्धन में अपना महती भूमिका अदा की है। वही भी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। लाड़नू जो कि जैनों की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जैन विश्व भारती लाड़नू, उसमें जैन धर्म की मानस मर्मज्ञ डॉक्टर मनीषा जैन भी हमारे बीच जुड़ी हुई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। इसके अलावा बहुत से लोग अभी जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग जुड़ने वाले हैं, मैं उन सभी का बेहद स्वागत करता हूं। हमारे बीच डॉक्टर सुनील जैन जी, जो कि मैं देख पा रहा हूं विदिशा से, निकिता जैन लखनऊ से, प्रतिभा जैन जबलपुर से, डॉक्टर नेहा वर्मा बनारस से, जय जय राम जी बनारस से, ब्रजेश जी बनारस से, आनंद कुमार बनारस से, तो ऐसे बहुत से लोग हमारे बीच जुड़े हुए हैं। हमारे जिनवाणी संरक्षण समिति के संयोजक समीर जैन जी का भी नाम कहीं दिख रहा था, और भी साक्षी जी भी हैं, और हमारे साथी सह संयोजक अमित जैन जी, जो कि श्री गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्थान में अपनी निर्बाध रूप से सेवाएं दे रहे हैं, वो भी हमारे इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। तो मैं बिना किसी विलंब के सबसे पहले विषय प्रवर्तन के लिए श्री विवेकानंद जैन जी को आमंत्रित करता हूं। तत्पश्चात हम लोग अपने बड़े गुरुजी प्रोफेसर अनुपम जैन जी का वक्तव्य सुनेंगे। विवेकानंद जी। माइक ऑन करिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी के लिए शुद्ध पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुद्ध पंचमी का पावन पर्व है। आज के दिन हम लोग अतीत की रक्षा और भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करते हैं। शुद्ध पंचमी का पर्व हमारे देश में जैन परंपरा में सदियों से मनाया जा रहा है। आज के दिन ही सठ खंडागम, जो कि जैन धर्म का प्राचीन ग्रंथ है, उसका लेखन कार्य संपन्न हुआ था प्रथम शताब्दी में। आज से लगभग 2000 वर्ष से भी पूर्व, लगभग 2000 वर्ष पूर्व। और मैं पुस्तकालय से संबंधित हूँ। अगर ग्रंथ नहीं होते तो मेरा भी अस्तित्व नहीं होता। तो पुस्तक लेखन और उनका संरक्षण से ही हमारा व्यवसाय जुड़ा हुआ है। तो मैं इस कार्य के लिए समाज का और सभी का धन्यवाद करता हूं
कि अगर ग्रंथ नहीं होते तो ग्रंथालय नहीं होते, और ग्रंथालय नहीं होते तो मेरा कार्य भी नहीं होता। तो आज का हम लोगों के लिए, हमारे जीवन से, सभी पुस्तकालय प्रेमियों के से आज के दिन का विशेष महत्व है। और मैं विशेष रूप से आज जो भारत सरकार का ज्ञान भारतम प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में बताना चाह रहा हूं कि भारत सरकार ने 2025 से 2031 के बीच में ज्ञान भारतम प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत प्रारंभ किया है, जिसमें हमारे देश में जितनी भी पांडुलिपियां हैं उनके संरक्षण का कार्य होना है। जहां जहां कार्यक्रम तो IGNCA नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट ने कई वर्ष पूर्व के प्रारंभ किया था, लेकिन अभी पुनः भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम जो प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है उसके तहत सभी ग्रंथों को डिजिटलीकरण किया जाना है। पहले यह कार्य बहुत कठिन होता था। आज से करीब 22 साल पहले जब मैंने केंद्रीय ग्रंथालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैन्युस्क्रिप्ट के डिजिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ कराया था, तब से लगातार यह कार्य चल रहा है। आज डिजिटलकरण बहुत सरल हो गया है। आज तकनीकी के जो विकास हुआ है उससे ग्रंथों का संरक्षण करना आसान हो गया है। हम चाहेंगे कि लोग बाग ज्ञानभारतम.com जो वेबसाइट है भारत सरकार की उसको देखें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। जिन जिन संस्थाओं के पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वह ज्ञान भारतम में अपना रजिस्ट्रेशन करके इस प्रोजेक्ट का लाभ ले सकते हैं। इसमें भारत सरकार ने सबको निःशुल्क डिजिटाइजेशन का कार्य करने की सलाह दी है। भारत सरकार से इसलिए ग्रांट भी मिल सकती है। हमारे गणेश वाणी संस्थान नरिया ने अभी विगत दिनों सभी ग्रंथों का डिजिटलकरण किया है, जो कि archive.org पर अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट है, इंटरनेट आर्काइव, उस पर उपलब्ध हो गए हैं। तो सबको संरक्षण करना चाहिए जिससे कि ग्रंथ जहां जहां हैं वह सबको सर्वसुलभ हो सके। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी कहीं भी सीमित ना रहे, बल्कि वह सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो सके। तो हम सबको भारत सरकार के तथा अन्य जितने भी अन्य कार्यक्रम भी हैं उनके सहयोग से अपने यहाँ उपलब्ध ग्रंथों को डिजिटाइज करके सभी के लिए उपलब्ध कराएं। मैं चाहता हूं कि सभी के लिए समान रूप से सूचना प्राप्त हो। हमें इस दिशा में अपना जितना सहयोग हो सके उतना करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी। अब मैं अपने गुरुदेव परम पूज्य प्रोफेसर अनुपम जैन जी, जिनकी उंगली पकड़कर हमने जैन धर्म की ABCD सीखी है, और जैन धर्म की कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी आचार्य हो, कोई भी उद्धरण हो, सपने में भी, नींद में भी, चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हैं। ऐसे जैन धर्म के प्रोफेसर अनुपम जैन जी का मैं आदर के साथ स्वागत करता हूं, नमन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आज शुद्ध पंचमी के अवसर पर हम लोगों को अपना प्रेरणा पर उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय प्रोफेसर अनुपम जैन जी। आदरणीय प्रोफेसर A.K. जैन साहब, कार्यक्रम के अध्यक्ष, आज के हमारे मुख्य वक्ता भाई विवेकानंद जी, कार्यक्रम के संयोजक संचालक डॉक्टर संजीव सराफ जी, और इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े देश के विभिन्न अंचलों में लाइब्रेरी से जुड़े हुए अथवा जैन धर्म और दर्शन में रुचि रखने वाले विद्वद्गण, सबसे पहले तो मैं शुद्ध पंचमी के पावन पर्व पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि ये एक अनूठा पर्व है। हमारे देश में विशेष रूप से जैन परंपरा में कुछ तो शाश्वत पर्व है, जैसे दशलक्षण, जैसे अष्टानिका, जैसे अष्टमी और चतुर्दशी। कुछ तीर्थंकरों के नाम पर मनाए जाते हैं, जैसे महावीर जयंती, दिवाली, आदिनाथ जयंती, आदिनाथ निर्वाण दिवस अथवा रक्षाबंधन आदि, जो विभिन्न घटनाओं पर जुड़े हुए। लेकिन शुद्ध पंचमी एक ऐसा पर्व है जो ज्ञान का पर्व है। आचार्य धरसेन स्वामी ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में, उनके काल के बारे में थोड़ा बहुत मतभेद जरूर है, लेकिन सब लोग इस बात में सहमत हैं कि लगभग 2000 साल पुरानी बात है। तो धरसेन स्वामी को
परंपरा से श्रुत रूप में द्वादशांग के अंतर्गत दृष्टिवाद अंग के 14 पूर्व में से एक पूर्व महाकर्म प्रारब्ध का ज्ञान था। भगवान महावीर केवल ज्ञानी थे, उनको सब कुछ तीनों लोक का पूरा ज्ञान था। उसके बाद केवली को भी ज्ञान रहा, फिर शुद्ध केवली हुए, अनुबद्ध केवली हुए, और फिर धीरे धीरे वो डिटोरिएट होता रहा काल के साथ ज्ञान। और धरसेन के समय तक एक बिंदु रूप में थोड़ा सा ज्ञान था, लेकिन उनको कितनी चिंता थी कि उन्होंने सोचा कि मेरी समाधि के बाद, मेरे बाद ये ज्ञान भी मेरे साथ नष्ट हो जाएगा। अगर आचार्य धरसेन स्वामी ने ये नहीं सोचा होता, ये दूरदृष्टि नहीं रखी होती, तो आज हमारे पास जो ठंडा हवलाकी का और उस पर आधारित जो ज्ञान है वो हमारे पास नहीं होता। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि आचार्य धरसेन ने अत्यंत दूरदृष्टि के साथ समाज की भलाई के लिए, प्राणी मात्र की भलाई के लिए अपने ज्ञान को संरक्षित करने का उपक्रम किया, और अरहत बलि मुनि के पास से 2 शिष्यों को बुला करके और उनको ये अपना जो ज्ञान था वो दिया। उसके प्रतिफल के रूप में आज हमको षट्खंडागम ग्रंथ और उसकी टीकाएं मिली। अब आप देखें कि हम कितने आलसी हैं। अगर आचार्य धरसेन स्वामी को मंत्र शास्त्र का इतना ज्ञान था कि उन्होंने एक कम मात्रा का और एक अधिक मात्रा का मंत्र, पुष्पदंत और भूतबली, उनके नाम पहले अलग थे लेकिन बाद में उनका नाम पुष्पदंत और भूतबली पड़ गया, तो उनको जो मंत्र साधना के लिए दिए उसके अंदर व्याकरण की दृष्टि से एक में एक मात्रा कम और एक में एक मात्रा ज्यादा थी। इतना परफेक्ट ज्ञान उनका मंत्र शास्त्र का था, लेकिन इतने बड़े आचार्य ने क्या मंत्र शास्त्र पे कुछ नहीं लिखा? लिखा था, लेकिन हमको कहाँ फुर्सत है। हमको तो यदवा तदवा कार्यों में ही अपनी शक्ति को लगाना है। जब ढूंढा गया तो इसी मुश्किल से 16 साल में हमको उनका एक ग्रंथ मिला, जोड़ीपाहु। चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य योगेंद्र सागर महाराज ने 2011 में 11 में मुझे एक ग्रंथ दिया, जोड़ीपाहु। मेरे बूते की तो बात थी नहीं कि वो मंत्र शास्त्र का ग्रंथ था, आयुर्वेद का ग्रंथ था, संस्कृत भाषा प्राकृत भाषा में लिखा गया था, तो हम तो उसको पढ़ के अर्थ कर नहीं सकते थे। हमने प्रोफेसर राजा राम जी को वो ग्रंथ दिया और उनसे निवेदन किया कि आप प्राचीन लिपि भी पढ़ सकते हैं और अर्थ भी कर सकते हैं। एक प्रति हमको भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से मिली, एक जैसलमेर में भी प्रति है लेकिन वो हमें तक मिली नहीं है। तो उन प्रतियों के आधार पर जोड़ीपाहु को प्रोफेसर राजाराम ने तैयार किया और वो अभी 4-5 साल पहले भारतीय ज्ञानपीठ से आधी अनुवाद सहित छप गई है। मूल तो पूरा है लेकिन अनुवाद आधे का है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि षट्खंडागम के रचनाकार आचार्य धरसेन, जिनके द्वारा आज ग्रंथ को पूर्ण करने के उपलक्ष्य में हम शुद्ध पंचमी पर्व हजारों साल से मनाते आ रहे हैं, लेकिन उनके ग्रंथ जोड़ीपाहु की किसी ने चिंता नहीं। ये तो आचार्य योगेंद्र सागर महाराज ने मुझे वो ग्रंथ दे दिया और वो ग्रंथ की एक प्रति भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिल गई, एक और प्रति उदयपुर से मिल गई। उन तीनों प्रतियों की मदद से अत्यंत श्रम पूर्वक आचार्य प्रोफेसर राजाराम जी ने उसका अनुवाद और मूल को संरक्षित कर दिया। तो शुद्ध पंचमी पर्व पर जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि हम पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ, जो जैसा हमारे भाई विवेकानंद जी ने अभी बताया कि ज्ञान भारतम मिशन के माध्यम से पांडुलिपियों का संरक्षण किया जा रहा है, हम संरक्षण तो कराएं,
लेकिन अपनी दृष्टि खुली रखें। हम फैमिली को ट्रेस करें, किसकी? पांडुलिपियों की। कौन कौन से ग्रंथ ऐसे हैं जो आज भी नहीं छपे हैं, उनको इकट्ठा करें। हर एक की 2-2, 4-4 प्रतियां इकट्ठा करने के बाद उनका एक मूल पाठ तैयार किया जाए, अनुवाद किया जाए। हो सकता है 1-8% की कुछ गलती रह जाए, तो भैया सुधार की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है, वरना तो शोध ही सब बंद हो जाएंगे। लेकिन कम से कम मूल का संरक्षण तो कर दिया जाए। मैंने भी आज के दिन, आज शुद्ध पंचमी का पर्व है, अपना दायित्व समझते हुए हेमराज गोदिका, जो कि जयपुर के पास सांगानेर के रहने वाले थे, उनके द्वारा एक लिखी गई 89 पदों की छोटी सी किताब है गणित सार, उसका आज प्रकाशन हमने कर दिया है। अगले 10-5 दिनों में आप सब विद्वानों के हाथ में पहुंच जाएगी। 89 पदों की उस छोटी सी किताब में नंबर सिस्टम के ऊपर बहुत बढ़िया दोहे चौपाई लिखी हुई है। यानी मूलतः वो हिंदी भाषा की है, राजस्थानी हिंदी में है, लेकिन वो ये बताती है कि 17वीं शताब्दी में भी हमारे नंबर सिस्टम का कितना व्यापक प्रचार प्रसार था कि दोहे और चौपाई में किताब लिखनी पड़ी। तो शुद्ध पंचमी के दिन मेरा आप सब से यही अनुरोध है कि आप लोग जहां भी प्राचीन पांडुलिपियां संरक्षित हैं, उनके धूप दिखाने की, उनकी रक्षा करने की कोशिश करें और पता लगाएं। अगर आपका कोई विद्वान से परिचय हो और अगर वो किसी पांडुलिपि को चाहता है, पहले तो बड़ा मुश्किल था, कॉपी करानी पड़ती थी। आज तो मिनटों में कैमरे से फोटो खींचो और भेज दो। फोटो कॉपी की दुकान भी जाने की जरूरत नहीं है। इतने आधुनिक संसाधन होने पर भी अगर हम अपने ग्रंथों की रक्षा नहीं कर पाए। भाई विवेकानंद जी बता रहे थे पुरानी बात, हमने भी एडीआई इंटरनेशनल बैंगलोर से डिजिटाइजेशन जब कराया था, तो बड़ी बड़ी जर्मन मशीनें ला करके उन्होंने रखी, लो इंटेंसिटी की लाइट उस पर पड़ती थी, तब जाकर के उन्होंने इन पांडुलिपियों की स्कैनिंग करी। हमने 12 लाख फोलियो स्कैन कराए थे। अब तो काम काफी आगे बढ़ गया है। तो शुद्ध पंचमी के पावन दिवस पर गणेश वाणी शोध संस्थान ने जो ये सुंदर उपक्रम किया है, इसके माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पता नहीं कौन व्यक्ति किस चर्चा के माध्यम से प्रेरणा ले ले, इसलिए हमें ऐसी चर्चाएं बिना ये सोचे हुए कि 25 आदमी जुड़ेंगे कि 50 आदमी जुड़ेंगे, क्या फायदा? फायदा है, क्योंकि जब हम बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, तो अच्छे काम नहीं हो सकते। कुछ लोग भी हों तो भी कोई बात नहीं। इसलिए आज हम सब लोग जितने जुड़े हैं, 20-25 लोग जो जुड़े हैं, वो सब मिलकर के ये संकल्प करें कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों की रक्षा करेंगे, जिनवाणी की रक्षा करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और जरूरत पड़े तो उसको आधुनिक भाषाओं में अनुदित करेंगे। आज प्राकृत समझने वाले लोग नहीं है, अपभ्रंश समझने वाले लोग बहुत कम है। ऐसी स्थिति में उनको हिंदी में, अंग्रेजी में अनुवाद करके जन सामान्य तक, या जो उसको समझने में सक्षम है, जिनकी रुचि है, उन तक पहुंचाएं। तभी शुद्ध पंचमी मनाने की हमारी सार्थकता है और हमारा श्रावक धर्म तभी पल पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय जय। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ आयुषी जैन जुड़ी हुई हैं, जिनका MPPSC में चयन हुआ है। साथ ही बीले उत्तीर्ण छात्र पारस जैन भी जुड़ा हुआ है। इन लोगों ने बड़ा ही अद्भुत काम किया है। पारस ने ना सिर्फ देवनंदी शोध संस्थान नैनागिर की लाइब्रेरी में अभी भी ये जा रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहाँ की लाइब्रेरी, और उसके अलावा एक जो स्कूल चलता है वहाँ की लाइब्रेरी को भी व्यवस्थित करने में, और साथ ही जो सागर में अतिशय क्षेत्र मंगलगिरी है वहाँ पर भी एक अन्य बच्ची आयुषी जैन को जो प्रोजेक्ट मिला है उसमें साथ दे रहे हैं। और इन दोनों को जो गाइड कर रही हैं आयुषी जैन, तो मंगलगिरी की लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने में, नैनागिर की लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने में इन लोगों ने अपनी बड़ी महती भूमिका अदा की है। और चूंकि हमारे श्री गणेश वर्णी शोध संस्थान के निदेशक महोदय प्रोफेसर AK जैन जी, जो कि नाभिकीय वैज्ञानिक हैं, IIT रुड़की में प्रोफेसर के रूप में काम किया है, दुबई, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, कई जगह, UK, कई जगह आपने अध्यापन कार्य भी किया है। और आपके पूज्य पिताजी ने
सर्वप्रथम षटखंडागम ग्रंथ का कानड़ी से अनुवाद करके जनता के सामने प्रस्तुत किया था। क्योंकि आज वो मूल बद्री की यात्रा पर हैं, उनकी भावना थी कि शुद्ध पंचमी पर हम जो मूल ग्रंथ वहां पर संरक्षित रखे हैं उनके दर्शन करने के लिए जाएं। तो अमित जी बताएंगे कि सर की क्या पोजीशन है? फ्लाइट पहुंच गई उनकी मैंगलोर, बोले थे जैसे ही मैं उतरूंगा एयरपोर्ट पे और तुरंत जुड़ूंगा। अमित जी? सर अभी जस्ट लैंड किया है तो अभी वो 5-10 मिनट में ज्वाइन करेंगे। अच्छा, चलिए, तो हम उनका भी उद्बोधन और उनका भी वक्तव्य सुन लेंगे। इस बीच हमारे बीच लाड़नू विश्वविद्यालय से डॉक्टर मनीषा जैन जी जुड़ी हुई हैं, जो कि हस्तिनापुर संगोष्ठी में भी विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर अनुपम जैन जी ने जब मुझे बताया तो मैंने इनसे निवेदन किया और हमारे अल्प निवेदन पर यह हस्तिनापुर भी पहुंच रही हैं। 26 से 28 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम हस्तिनापुर में होना है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपने विचार साझा करने की कृपा करें। डॉक्टर मनीषा जी। मनीषा जी? अभी देख रही थी। एक मिनट भाई साहब, मोबाइल से जुड़े ना। हाँ, कनेक्शन क्या है, लाडनू में कनेक्शन की प्रॉब्लम है। हो सकता है भाई साहब, लाडनू में कुछ एरिया में आता है, कुछ में नहीं आता। तो हमारे बीच एक और विभूति है डॉक्टर राम कुमार दांगी जी, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में ही लाइब्रेरियन है। आपका डिजिटलाइजेशन में आईटी में बड़ा रोल है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि किस तरीके से हम ग्रंथों को संरक्षित कर सकते हैं, इस पर अपना संक्षिप्त उद्बोधन हमें देने की कृपा करें। डॉक्टर राम कुमार दांगी जी। थैंक यू डॉक्टर सराफ सर। किताबों के संरक्षण का महत्व हमेशा से रहा है और ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है कि इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं सभी जो आयोजक हैं और इसमें जो उपस्थित विद्वान लोग हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं और अपनी बात 2 शब्दों में कहना चाहता हूं कि किताबें का संरक्षण केवल किताबों का संरक्षण नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और ज्ञान परंपरा का संरक्षण है और इसके संरक्षण के लिए अलग अलग तरीके की टेक्निक्स का उपयोग किया जाता रहा। आज के समय में डिजिटाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर के आया है, जिसके माध्यम से हम जो बुक्स है उसकी जो डिजिटल इमेज बना करके उसको संरक्षित कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके माध्यम से हम एक उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल कॉपी को निर्माण कर सकते हैं और डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से हम उन किताबों को सर्वसुलभ बना सकते हैं, क्योंकि किताब का महत्व तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पुस्तक मिले और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, जैसा कि रंगनाथन साहब के दूसरे और तृतीय नियम में उल्लेख किया गया है। आज के समय में डी स्पेस, ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर इस फील्ड में काफी कार्य कर रहे हैं। वेबसाइट्स और हमारे जो इंटरनेट की स्पीड है, इसके माध्यम से त्वरित तरीके से ये इसकी पुस्तकें जो है हमारे पाठकों तक पहुंचाई जा रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से काफी इसमें प्रयास किए गए हैं और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जो इस दिशा में काफी सक्रिय तरीके से कार्य कर रहा है। इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के पर लगभग 11 करोड़ से अधिक आइटम इसमें शामिल हैं, जिनको हमारे पाठकगण फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी कीमत के उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो इंफॉर्मेशन है और जो किताबें हैं वो केवल और केवल टेक्स्ट फॉर्मेट में ही नहीं है, इसमें जो किताबें हैं उनके अन्य फॉर्मेट भी हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल शीट्स, पिक्चर्स, जो फोटोग्राफ्स, ये
अलग अलग तरीके के जो फॉर्मेट्स हैं ये उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। इसमें जो मटेरियल है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में, इसमें सभी को टारगेट करके बनाया गया है। ये किसी एक यूजर या एक पर्टिकुलर वर्क के लिए नहीं है। अगर हमारा कोई स्टूडेंट अगर नर्सरी में भी है तो उसके लिए भी उसमें रीडिंग मटेरियल उपलब्ध है, और अगर कोई प्रोफेशनल है, एडवोकेट है, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी है। अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कॉम्पिटिटिव मटेरियल्स अवेलेबल हैं। अगर कोई लेमैन है तो उसके लिए भी, कोई अगर ओल्ड एज पीपल हैं तो उनके मनोरंजन और स्टडी के लिए जो पर्याप्त इंफॉर्मेशन वहाँ पर उपलब्ध है। गृहिणियों के लिए भी सूचनाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ऐसी जो बहुआयामी और डायनेमिक नेशनल लाइब्रेरी है, ये इस तरीके की जो हमने डिजिटाइज हैं और डिजिटल मटेरियल हैं, चाहे ऑडियो हो, चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, ऐसे जो बुक्स हैं उनको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से सुलभ कराया जा रहा है। इस पर सिंपल एक रजिस्ट्रेशन करके हम लोग इसके मेंबर बन सकते हैं और इसको आसानी से इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिग्री कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो अपनी नेशनल जो अपनी डिजिटल रिपोजिटरीज है उसको इसमें होस्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने के पास किताबें हैं और आपने उसको डिजिटाइज किया हुआ है, और अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आप इन किताबों को कैसे सुलभ कराएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है और उससे भी कहीं ज्यादा उसका मेंटेनेंस काफी कठिन कार्य होता है। तो ये जो सुविधा है वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पर ये सुविधा मिल सकती है, जिसका जो शैक्षणिक संस्थाएं जिसका लाभ ले सकती हैं। और इस तरीके से आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से इन जो बुक्स का फॉर्मेट है वो बदल गया है। प्रिंट फॉर्मेट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और डिजिटल फॉर्मेट में किताबों की उपस्थिति काफी बढ़ गई है। ई न्यूज़पेपर, ई पत्रिकाएं आज हमारे सम्मुख हैं, जो सेकंडों में, सेकंड से भी कम समय में जैसे ही पब्लिश होते हैं हमको उपलब्ध हो जाते हैं। पहले हम पढ़ते हॉस्टल्स में रहते थे तो रिलीज का पब्लिश हुआ पेपर दूसरे तीसरे दिन तक प्राप्त होता था। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इस टाइम जो गैप था उसको काफी हद तक खत्म कर दिया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से सूचना संचार में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में, डिजिटाइजेशन में और उनके रख रखाव में काफी परिवर्तन हुआ है और काफी समृद्धि आई है। और मैं आशा करता हूं कि हम लोग इन उपकरणों का उपयोग करके, इन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी या अन्य तरीके की जो लाइब्रेरीज हैं उनका उपयोग करके उनका लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ जुड़ने और बोलने का मौका दिया। डॉक्टर सराफ जी को विशेष धन्यवाद। अनुपम सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम कुमार दांगी जी। आपने ग्रंथों में आईटी का उपयोग और उपलब्ध क्या क्या संसाधन हमारे बीच फ्री ऑफ कॉस्ट हैं उन पर बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की। निश्चित तौर पर लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के नाते हम लोगों को यह जानकारी और बाकी जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत ही यूजफुल रहेगी, क्योंकि हमारे बीच प्रतिभा जी भी हैं, आयुषी हैं, इसके अलावा निकिता भी हमारे बीच लखनऊ से जुड़ी हुई है, जिसने अपना मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किया है। चाहे नवागढ़ संगोष्ठी हो, जहाजपुर संगोष्ठी हो, जो भी हमारे कार्यक्रम जिनवाणी संरक्षण और प्रबंधन समिति के माध्यम से होते हैं उसमें अपना सक्रिय सहयोग देती है। और साथ ही हमारे समिति के सह कोषाध्यक्ष परम आदरणीय माननीय श्री नीलेश जैन जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और निकिता जैन से निवेदन करता हूं कि शुद्ध पंचमी के अवसर पर अपने कुछ विचार हमें बताएं। निकिता। हाँ सर, सर मैं अभी लाइब्रेरी में थी तो अच्छा, तो आप इस स्थिति में नहीं हैं? नहीं सर अभी। चलिए कोई बात नहीं। आयुषी, आयुषी। यस सर। मंगलगिरी में आपने क्या किया है और क्या और हो सकता है, क्या आपके मन में विचार हैं
उसके संबंध में थोड़ा सा आप बताइए। जी सर, सबसे पहले सभी को जय जिनेंद्र। अभी मैंने मंगलगिरी में जितनी भी ग्रंथ हैं उनकी एक्सेशनिंग की हुई है और कैटलॉग कार्ड्स प्रोसेस में मतलब 300 कैटलॉग कार्ड्स अभी हम लोग बना चुके हैं। और अभी वहाँ पर लाइब्रेरी में ये हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वहाँ पे प्रॉपर अभी अरेंज करना है प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स ग्रंथों को। अभी सर सबसे ज्यादा तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को। वहाँ मंगलगिरी पुस्तकालय का तो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि अवेयर नहीं है ऐसे कि उन पता ही नहीं है लोगों को कि मंगलगिरी में पुस्तकालय है जहाँ पर प्राचीन ग्रंथ रखे हुए हैं। और साथ ही यहाँ पर प्रॉपर एक्सेस नहीं है, लोग प्रॉपर तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते वहाँ पर। एक्सेसिंग फैसिलिटीज नहीं है, तो इस पे भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है मंगलगिरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी। असल में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में तो बहुत सारी पांडुलिपियां हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, अन्य ग्रंथ हैं, अन्य फॉर्म में रीडिंग मटेरियल है, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है। और जिनके पास वह है वह लोगों को बताना ही नहीं चाहते। तो यदि इन सब चीजों को दूर किया जाए और सूचनाओं को आपस में साझा किया जाए तो ज्ञान का प्रसार होगा। और श्रुत पंचमी का जो पर्व मनाया जाता है, भगवान महावीर स्वामी के 683 वर्षों के निर्माण के 683 वर्षों तक तो यह परंपरा जिंदा रही और द्वादशांग के ज्ञाता हुए। लेकिन उसके बाद जब, जैसा कि अनुपम जी ने बताया कि ये जीर्ण शीर्ण होने, मतलब स्मृति क्षीण होने लगी और दिक्कतें आने लगी, तो आचार्य भरतेन जी ने यह काम किया और उसको भूपबली जी ने पहला ग्रंथ जो लिपिबद्ध किया षटखंडागम का, वह आज के दिन ही हुआ था। इसलिए जैन धर्म में पुस्तकों की पूजा का पर्व माना जाता है यह शुद्ध पंचमी, और इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। हमारे बनारस में भी जो 110 साल पुराना शादवाद महाविद्यालय है, 1 दान से बना हुआ था गंगा किनारे, वहां पर भी एक आयोजन हुआ। उसी की कड़ी में हम लोग दिगंबर जैन शोध संस्थान बोलकर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अब बात आई है, अगर रहेंगे और हमारे पास जो है उसको एक दूसरे को साझा करेंगे, तो जो बीच में जो कड़ी कोई विस्मृत हो गई है, विखंडित हो गई है, तो उसको जोड़ा जा सकेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को आज इस कार्यक्रम में आप लोगों में जुड़े उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए, और माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनुपम जैन जी की अनुमति से इस वेबिनार को हम समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि प्रोफेसर A.K. जैन साहब का कनेक्शन हमसे हो नहीं पा रहा है। हम लोग चाहते थे कि हम उनसे भी कुछ सूचनाएं लें, कुछ ज्ञान की बात प्राप्त करें, लेकिन तकनीक की अपनी समस्याएं होती हैं। इसीलिए जो कहा जाता है कि जो साक्षात रूप में ग्रंथ होते हैं, शास्त्र होते हैं, पुस्तक होती हैं, उनका एक अलग ही मजा होता है। इन्हीं सब भावनाओं के साथ पुनः आपका इतदर्थ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र। अमित जी, अमित जी सर। आभार व्यक्त कर दो औपचारिक। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुद्ध पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आज की इस वेबिनार को समाप्त करते हैं। फिर कभी मौका मिलेगा तो हम सब फिर से जुड़ेंगे।